हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम देखने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी। लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई कि सर जल्दी सैलरी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दो, पर मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं हो पा रहा था, पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी। ठीक है, तो आज मैं फाइनली इनकम फ्रॉम सैलरी की चैप्टर ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सर, इनकम फ्रॉम सैलरी सर चैप्टर नंबर 3 लिखा है, बट एक्चुअल में तुम लोग जब देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 है वो, अपने टी वाई बी कॉम के डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में। ठीक है, तो फिर सर इनकम फ्रॉम सैलरी हार्ड है या इजी है? तो मैं अगर सिंपली बोलूँ तो चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल स्टेटस, अभी तक जो भी आपने पढ़ा। इवन मैं बोलता हूँ कि बिजनेस से भी थोड़ा ट्रिकी है, बट याद रखना, प्रोविजंस अगर तुम लोग इन डायरेक्ट टैक्स के कभी भी कोई भी प्रोविजंस अगर अच्छे से रट लेते हो तो तुमको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। मतलब 1.5 घंटे का पेपर तुम आधा घंटे में सॉल्व करके आ सकते हो अगर तुमको प्रोविजंस प्रॉपर पता हो। याद रखना, तो डायरेक्ट टैक्स कभी हार्ड नहीं होता है, बट उसमें एक बैलेंसिंग होता है। बैलेंसिंग इन द सेंस आप बात कर सकते हो थियरी की और एक प्रैक्टिकल की। तो ये दो चीज़ अगर आपने प्रॉपरली बैलेंस कर लिया, दोनों भी चीज़ पढ़ लिया और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको डायरेक्ट टैक्स में आउट ऑफ मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। जैसे कि मैंने आपके सामने स्क्रीन शेयर किया है, सर इनकम फ्रॉम सैलरी में हमको करना क्या है सर? याद रखना, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी कब आता है सर? कब हम लोग सैलरी के बारे में बात करते हैं? तो सैलरी जब हम घर पे अगर बोलते हैं ना, हम जॉब पे जाते हैं, फिर हमको महीने भर काम करने के बाद हमको क्या मिलता है? सैलरी मिलता है, राइट? तो वो सैलरी में डेफिनेशन में फॉल होता है सर। हाँ, याद रखना, ये चैप्टर अच्छे से करना। इन फ्यूचर आपने जो सैलरी कमाए, आपका खुद को कंप्यूटेशन नहीं कर पाओगे, राइट? तो अच्छे से एक बार देख लेना, ताकि फ्यूचर में आप इनकम फ्रॉम सैलरी से टैक्स तो निकाल पाओगे आपके सैलरी के बेसिस पे। ठीक है, तो सर इनकम फ्रॉम सैलरी में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो अपने पास तो दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ सर इनकम फ्रॉम सैलरी में, सबसे फर्स्ट जो आता है, सबसे फर्स्ट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ थोड़ा। इंट्रोडक्शन, सर हम ये चैप्टर में सीखने क्या वाले हैं, क्या होता क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो सर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बोलूँगा मैं, दो लोग होते हैं अपने पास। कौन होते हैं सर? दो लोग होते हैं। दो लोग कौन होते हैं सर? एक होता है सर एम्प्लॉयर। कौन होता है सर? एक एम्प्लॉयर, राइट? एम्प्लॉयर होता है, सैलरी दे रहा है तो एम्प्लॉयर आना चाहिए, राइट? और सेकंड एम्प्लॉय होता है। कौन होता है सर? एम्प्लॉय। सर याद रखना, मैं जो फर्स्ट बात कर रहा हूँ ना, वो बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप के बारे में। कौन सा रिलेशनशिप सर? वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं भाई, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप आना चाहिए? एम्प्लॉयर और एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही होना चाहिए, एज पर कॉन्ट्रैक्ट। उनके जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, ये सिर्फ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। समझ रहा है? तो सर एम्प्लॉयर में कौन आ सकता है सर? एम्प्लॉयर में सर याद रखना, एम्प्लॉयर में ना कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है एम्प्लॉयर में। जैसे कि सर मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान के चलो, जैसे कि कंपनी आ सकती है। ठीक है, ओके, 2 मिनट। जैसे कि फर्म आ सकती है, जैसे कि इंडिविजुअल आ सकता है, जैसे कि फॉरेन कंपनी आ सकती है, कोई भी आ सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉरेन कंपनी आ सकती है, राइट है? लोकल अथॉरिटी आ सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने क्या बोला, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, जैसा आपने पर्सन का डेफिनेशन में पढ़ा था, इंडिविजुअल, एच या फिर कंपनी, फर्म,
पार्टनरशिप, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, ये कोई भी आ सकती है। ठीक है, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है ना। हम लोग जब जॉब करने जाते हैं सामने, तो एम्प्लॉयर कौन होता है? एक तो इंडिविजुअल जो अपने को सैलरी दे रहा है, या फिर कंपनी देती होगी, या फिर कोई फर्म होगा। यही सब पर्सन में डेफिनेशन में जो फॉलो होते हैं वही होता है। बट याद रखना, जब मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ, एम्प्लॉय हमेशा क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल ही होगा। क्या होगा सर? हमेशा इंडिविजुअल ही होगा। ऐसा नहीं होता है हाँ भाई ये कंपनी जाके काम कर रही है और दिन भर काम करके यहाँ पर आ रही है, ऐसा कोई कंपनी नहीं होती, राइट? ऐसा कोई लोकल अथॉरिटी नहीं होती, ऐसा कोई भी मतलब अदर देन इंडिविजुअल नहीं होता। इंडिविजुअल कौन होता है? ह्यूमन बींग होता है, राइट? वो जाके अपना क्या करता है? काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये क्या करता है? इसको यहाँ से ये ट्रांसफर करता है, सर्विस देता है। ये क्या देता है? सर्विस देता है। जो भी सर्विस हमने कॉन्ट्रैक्ट में किया है, मतलब इनडायरेक्ट जब जॉब स्टार्ट करोगे तो अपना प्रोफाइल दिया जाता है अपने को, राइट? अपने को पता होता है कि हमें करना क्या है ये जॉब में, राइट? तो वो सर्विस ऑफर करता है। कौन ऑफर करता है सर? एम्प्लॉय किसको ऑफर करता है सर? एम्प्लॉयर को सर्विस देता है सर। उसके रिटर्न में इसको क्या मिलता है सर? उसके रिटर्न में इसको जो है एक पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिलता है। क्या मिलता है सर? कंपेंसेशन फॉर सर्विस। फॉर सर्विस सर, इसके बदले इसको क्या मिलता है सर? कंपेंसेशन ऑफ सर्विस। सर कंपेंसेशन कैसा कैसा मिल सकता है सर? फिक्स्ड पेमेंट हो सकता है, राइट है? मंथली मुझे मंथ एंड में मुझे 10,000 की सैलरी मिल गई, 20,000 की सैलरी मिल गई, 30,000 की सैलरी, फिक्स पेमेंट मिलता है। और क्या हो सकता है सर? और अलाउंसेस हो सकते हैं। अलाउंसेस सर, अलाउंसेस क्या है? अरे ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कन्वेंस, ये सब अलाउंसेस मिलते हैं ना, मेडिकल अलाउंसेस, राइट है? ये अदर देन सैलरी के साथ मिलता है। तो ये भी क्या है सर? हम सैलरी में कंसिडर करें, इसको भी कंपेंसेशन में कंसिडर करते हैं सर। उसके बाद क्या है सर? परक्यूसाइड्स। सर ये परक्यूसाइड्स क्या है सर? परक्यूसाइड्स हमने कहाँ पर पढ़ा था? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के स्टार्टिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था। अब इसको डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं। परक्यूसाइड्स मतलब एनी अदर इनकम विच फ्लोज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कोई भी अदर देन ये दो, फिक्स पेमेंट और अलाउंस की कुछ भी, उसके अलावा कुछ भी आ रहा है उसको, वो सब चीज परक्यूसाइड मान सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब ये तीनों का डेफिनेशन हम आगे जाके प्रॉपरली पढ़ लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम लोग सिर्फ एक बार प्रॉपरली ध्यान देना कि हम इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ सीख रहे हैं। हम चीज़ सीख रहे हैं सर रिलेशनशिप के। जब भी तुम सैलरी की बात करते हो ना, जब भी सैलरी की बात करते हो, सबसे बेसिक कंडीशन आपको चेक करना है कि दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। तब जाके ही जो भी एम्प्लॉयर से कुछ भी हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पे करेगा, राइट? जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा, कोई भी बेनिफिट ट्रांसफर कर रहा है, वो हर एक बेनिफिट इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर किया जाएगा। सिंपल बोल रहा हूँ, और कुछ ने दो जन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देता हो, वो सब चीज उसके लिए क्या बन जाएगा? एम्प्लॉय के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी बन जाएगा, ठीक है? तो एम्प्लॉय ऐसे टाइम पे क्या करेगा? उसको इनकम फ्रॉम सैलरी में क्या करेगा? वो कंसीडर करेगा, ठीक है? जो भी इनकम रिसीव करेगा वो एम्प्लॉयर से, सब चीज क्या करेगा? वो इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड में डालेगा, ठीक है? इतना क्लियर है? ये कब आएगा? जब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आएगा तभी, अदरवाइज नहीं आने वाला है यहाँ पे, ठीक है? चलो सर आगे बढ़ते हैं जरा। तो फर्स्ट हमने पॉइंट क्या पढ़ा? रिलेशनशिप के बारे में। सर सेकंड हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे, चलो सर सेकंड हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे रेमुनरेशन टू डायरेक्टर। सर सबसे पहले रेमुनरेशन टू डायरेक्टर पढ़ने से पहला सर देखो याद रखना, जब मैं सैलरी की बात करता हूँ, ठीक है, जब मैं सैलरी की बात करता हूँ तो सैलरी जो है तीन लोगों को मिलता है। सॉरी, जब मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ, क्या किया मैंने? जब मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ तो तीन टाइप के एम्प्लॉय हो सकते हैं अपने पास, ठीक है? क्या बोला मैंने? तीन टाइप के एम्प्लॉय हो सकते हैं। एक एम्प्लॉय होता है मैनुअल वर्क वाला,
मैनुअल वर्क वाला। मैनुअल वर्क जो डेली वर्कर्स होते हैं उनको ज़्यादा दिमाग नहीं पड़ना, पूरा फिजिकल वर्क होता है उनका, राइट है। कुछ ट्रांसपोर्ट में लोड कर लेना, जो डेली वेजेस होते हैं ना, जिसको अपन क्या कहते हैं डायरेक्टली, हम डायरेक्टली उनको वेजेस बोलते हैं, वेजेस पे करते हैं। क्या पे करते हैं इनको? वेजेस पेड किया जाता है। क्या पेड किया जाता है? वेजेस पेड किया जाता है। तो मैनुअल वर्क मतलब जिसको कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं हो, बस फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम लोग उसको काम कर सकते हैं, कहाँ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। तो वो आता है मैनुअल वर्क वाला। सेकेंड आता है क्लैरिकल वर्क वाला। सर क्लैरिकल वर्क में मतलब क्या है सर? जैसे अब बैंक में तुम जॉब कर लेते हो, राइट, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो पढ़ाई करनी पड़ती है, राइट। वहाँ पे एंट्रीज होती है, ट्रांजेक्शन होती है, रिसिप्ट, पेमेंट, ये सब चीज़ के लिए पढ़ाई करके जाना पड़ता है। ऐसी क्लैरिकल वर्क नहीं मिल जाते किसी को, राइट। मैनुअल वर्क वाले फिजिकली जो स्ट्रांग होते हैं उनको प्रॉपर मिल जाता है। जैसे भी है, मतलब फिजिकली जरूर स्ट्रांग होना ही चाहिए। जैसा है वैसा आपको थोड़ा बस नॉलेज होना चाहिए उस काम के बारे में। और क्लैरिकल वर्क में थोड़ा बहुत पढ़ाई करके वो पोस्ट पे जाना पड़ता है, राइट। तो उनको क्या दिया जाता है सर? सैलरी दिया जाता है उनको। क्या दिया जाता है? सैलरीज दिया जाता है सर। उसके बाद में जो होता है वो सर, वो पार्ट जो है ना, वो एग्जीक्यूटिव का चला जाता है। एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स, ये बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं और भी, राइट। वो और भी ऊपर वाले पोस्ट जो डायरेक्टली कांटेक्ट किससे रखते हैं? डायरेक्टर से रखते हैं, बड़े बड़े टीम से रखते हैं, मतलब सीनियर से रखते हैं, टॉप पोजीशन वाले पे, राइट। तो वो जो है वो रेमुनरेशन चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं वो? रेमुनरेशन चार्ज करते हैं। देखो, जब है ना, जब सैलरी की बात आई ना, ये तो सर ये इसका कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये जो है ना, ये तो आ जाएगा सर, ये भी सैलरी में आ जाएगा सर। ये रेमुनरेशन जो है ना, रेमुनरेशन, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, थोड़ा डाउटफुल है ये रेमुनरेशन, ठीक है। तो रेमुनरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर उसका बात नहीं कर रहा हूँ, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पर अभी ये पॉइंट ले रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। ये जो पॉइंट है यहाँ से मैंने ये जो, सॉरी, हाँ, ये जो पॉइंट है मैं यहाँ से जो लेकर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर। तो चलिए सर, रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखना है डायरेक्टर को जब रेमुनरेशन मिलता है ना, डायरेक्टर को जब रेमुनरेशन मिलता है, वो दो टाइप में जा सकती है। जरूर नहीं कि वो सैलरी हेड में ही जाए, हो सकता है वो सैलरी हेड में भी जा सकती है, या फिर बिजनेस पीजीबीपी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो बिजनेस प्रोफेशन होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये दो में जा सकती है। सर क्यों ऐसा कहा सर? क्योंकि सर नेचर नेचर डिपेंड करता है रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला था? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो ही वो क्या सैलरी में कंसिडर होगा, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये जो डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर हो सकता है कि वो सिर्फ है ना नाम के लिए एज एन एम्प्लॉय जैसा काम करता हो, बट उसका नेचर ही अलग हो, मतलब वो एज अ ओनर जैसा है वहां पर। देखो, डायरेक्टर में भी एक डायरेक्टर नहीं होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, समझ रहे हो, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं। अगर समझो मैं डायरेक्टर बनता हूँ कोई कंपनी का, ठीक है, और मुझे है ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया, तू डायरेक्टर है और तुझे सुबह 9 बजे आना है, यहाँ पर बैठना है और दिन भर काम करना है, मैनेज करना है कंपनी को, और रात को 9 बजे घर पे जाना है। मतलब ये देख के इतना तो पता चल रहा है मुझे कि ये डायरेक्टर नाम के लिए डायरेक्टर है, बट एक्चुअल में उधर का क्या है? ये वर्कर है, प्योर वर्कर है, बट पोजीशन उसका टॉप पोजीशन, उसको रेमुनरेशन ही मिलेगा, बट पोजीशन और उसका जो काम, कॉन्ट्रैक्ट, नेचर, जो वर्क कर रहा है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जैसा ही हो रहा है काम, राइट है। उसको ऑर्डर्स मिल रहा है वहां से, वो काम कर रहा है जैसा सेम एज एन एम्प्लॉय जो होता है ना, वैसे ही कर रहा है वो काम। और एक डायरेक्टर होता है, जैसा मुझे अपॉइंट कर लिया एक डायरेक्टर, और मैं आता हूँ अपने टाइम से, आता हूँ अपने टाइम से, जाता हूँ अपने हिसाब से, मैं छुट्टी लेता हूँ अपने हिसाब से, डिसीजन रखता हूँ अपने हिसाब से, सब करता हूँ, ऐसा कोई मुझे बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? वो जो डायरेक्टर है वो एज एन एम्प्लॉय जैसा काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे वो डायरेक्टर का जो सैलरी रिसीव करेगा वो कंपनी से, तो वो इनकम जो है ना, जरूरी नहीं सैलरी में चले जाए, क्योंकि सैलरी में तो सिर्फ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप चाहिए, वो तो रख नहीं रहा है बंदा, राइट। ऐसा टाइम पे वो क्या करेगा? अपना जो भी है वो इनकम जो अर्न करेगा, रेवेन्यू जो रेमुनरेशन, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखाएगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट नेचर, ठीक है। तो याद रखना,
अगर अगर यहां पर तुम्हें क्या देखना पड़ेगा सर, यहां पर तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है, यहां पर तुमको एज पर कॉन्ट्रैक्ट और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, राइट है, उसमें लिखा होगा कि इसका काम क्या एक्चुअल में है क्या है, राइट। डायरेक्टर तो नाम के लिए हो सकता है, वो एज एन एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है, ठीक है। सेकंड, यहां पर क्या होता है सर, वर्क एज एम्प्लॉय, तो वो टैक्सेबल कहां पर होगा सर, टैक्सेबल अंडर सैलरी, टैक्सेबल अंडर सैलरी, ठीक है। और इफ नॉट इफ नॉट तो टैक्सेबल अंडर, इफ नॉट अ वर्कर, ठीक है, अगर वर्कर नहीं है वहां का हो, राइट है, प्योरली वो डायरेक्टर जैसा बिहेव चलता है, मतलब पूरा कंपनी उसको पोजीशन ही है डायरेक्टर जैसा, राइट। तो बिजनेस इनकम में उसको टैक्सेबल कर देना, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको टैक्सेबल, वो डिपेंड करता है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कौन से टाइप का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने दो चीज कवर की यहाँ पर, एक तो पॉइंट नंबर 1 था अपना रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है, रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का होना चाहिए। सेकंड, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। सर थर्ड बात करते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड बोलता है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। सर ये रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर क्या है सर, देखो याद रखना, एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पर फर्म बना रहा हूँ मैं, फर्म पढ़ा होगा ना 12th में, पार्टनरशिप फर्म होता है ना, राइट। उसमें 3 पार्टनर्स है, एक ए है, ये पार्टनर्स है, ठीक है, पार्टनर ए है, बी है और सी है। अब ये 3 पार्टनर्स है अपने पास। अब क्या होता है ना, ये तो कंपनी के ओनर ही बन गए इनडायरेक्टली, राइट सर, ये तो कंपनी के ओनर ही है, इसमें कोई शक नहीं है, वेरी गुड। बट क्या होता है ना, ये पार्टनर्स भी है ना, ये पार्टनर्स भी क्या करते हैं, ये पार्टनर्स भी है ना, फर्म से क्या करते हैं, कुछ चीज़ें लेती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सैलरी लेती है पार्टनर, राइट, बोनस लेती है, राइट, कमीशन लेती है, राइट, और कोई भी रेम्यूनरेशन रिसीव करती है, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ से जो भी फ्लो होता है किसको सर, पार्टनर्स को, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, जो भी है, मैं एक पार्टनर को पकड़ लेता हूँ, पार्टनर ए रिसीव कर रहा है सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन। तो सर सैलरी वर्ड देख के तुमको लगेगा सर ये जो सैलरी इनकम रिसीव कर रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा सर, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, आ सकता है, नाम तो सैलरी दे रहा है, फर्म तो दे रही है सैलरी, किसको दे रही है, पार्टनर को दे रही है, तो सैलरी में तो आना चाहिए। सर याद रखना, सैलरी में आने के लिए सबसे पहले हमने जो पॉइंट रीड किया था, क्या किया था, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए सर। मेरे को ये बताओ, पार्टनरशिप फॉर्म जब करते हो तो कहीं पर भी ऐसा वर्ड आता है क्या कि पार्टनर किसका, अपना ये फर्म का एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय नहीं होता है, ओनर होता है वो, ठीक है। तो ओनरशिप है उसके पास, ना कि एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आता है वहां पर, ठीक है। और रही बात, पार्टनरशिप फर्म में एक इंडिविजुअल काम नहीं करता है, हो सकता है 2 कंपनी मिलके पार्टनरशिप बनाई हो, ये भी हो सकता है, राइट है, इंडिविजुअल जरूर नहीं होता है। तो याद रखना, जब भी तुम फर्म से कुछ भी रिसीव करते हैं एज अ पार्टनर, तो वो तुम्हारा मतलब इनकम, ये जो ए है ना, ए ने रिसीव किया ना, तो ए का जब कंप्यूटेशन बनेगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा मैंने सैलरी रिसीव किया, उसको ये बताना पड़ेगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से मैंने क्या किया है, पैसा कमाया, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि वो पार्टनर सामने वाला फर्म को एज अ बिजनेस देखेगा, ना कि उसके लिए कंपनी एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयर थोड़ी ना देखेगा, राइट। तो ये गलत है सर, सैलरी में नहीं आएगा। तो ये जो भी आएगा ना सर, ये जो भी आएगा वो किस में चला जाएगा, ये सब चीज इनकम फ्रॉम
बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो कभी भी तुमको क्वेश्चन आता है, अगर कोई पार्टनर अपने फर्म से, पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, कमीशन, बोनस, कोई भी चीज़ रिसीव करता है वहाँ से, ठीक है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि वो दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो अपना सबसे पहला बेसिक क्राइटेरिया वही देखा था हमने, राइट है। डायरेक्टर के केस में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्टर का नेचर देखना पड़ेगा, कैसा टाइप का काम है उसका, वो एज एन एम्प्लॉय जैसा काम कर रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखाओ, और एज अ प्रोफेशन कुछ अलग है अदर देन एम्प्लॉय, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है, तो उनका इनकम फ्रॉम बिजनेस या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कैसा नेचर है, ठीक है। और थर्ड हमने क्या पढ़ा अभी, रेमुनरेशन ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर कोई भी चीज़ रिसीव करता है पार्टनरशिप फर्म से, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक क्राइटेरिया जो रिलेशनशिप का वही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या लिखा है सर? सर अब मेरा पॉइंट है सर, फोर्थ पॉइंट है सर, रेमुनरेशन ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट है, एमएलए। सर ये सब पॉलिटिशियंस आ गए यहाँ पर, राइट। तो एमएलए, ठीक है, एमपी, अब ये भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं, राइट है, क्या कहा मैंने, गवर्नमेंट को सर्विस ही देते, राइट। ये भी क्या करते हैं, गवर्नमेंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। और उसके बदले गवर्नमेंट उसको कुछ पे करते होगी, बट याद रखना ये जो पे है वो इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं माना जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इनका कहना है कि ये जो सर्विस देते हैं ये एज एन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप रख के नहीं देते हैं। क्लियर है? तो वहाँ पर क्लियर है, दे आर नॉट अ एम्प्लॉय ऑफ अ गवर्नमेंट, बस यही कहना है उनका। अगर रिलेशनशिप ही नहीं आएगा तो मैं आगे बात ही नहीं करूँगा ना कोई चीज़ की, राइट है। तो सिंपल चीज़ है, ये जो सर्विस है ये क्या लिखा है, आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और द असेंबली। so very important, so it is taxable। अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर गवर्नमेंट से पैसा लेती है तो वो कहाँ पर टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना ये तुमको कहाँ पर मिलेगा, तुमको रुकिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये तुमको कहाँ पर आएगा सर, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे जाके तुमको ये सम्स में बहुत जगह पूछेगा। तो याद रखना एमपी एमएलए को कोई भी इनकम मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाएगा एमपी एमएलए, ना कि उसका खुद का सैलरी में दिखाएगा। सैलरी के लिए रिलेशनशिप चाहिए, और रिलेशनशिप इन लोग क्लियरली बोलते हैं कि रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, सिंपल है सर। तो मैंने आज यहाँ चार पॉइंट्स कवर किए, ये चार पॉइंट्स कवर करके हम आगे बढ़ते हैं सैलरी के ऊपर, हम चैप्टर पे पहुँचते हैं। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने ये चार पॉइंट्स कवर कर लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा पेज को एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, पेज को एक्सटेंड कर लिया मैंने। चलो तो सर यहाँ पे आ जाएगी अब सैलरीज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, सैलरी के बारे में बात करते हैं। अब मैं चैप्टर पे पहुंच रहा हूँ,
चैप्टर तो पहले स्टार्ट हो चुका था, वो बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि सैलरी में क्या क्या चीज़ कवर होना चाहिए, होते वक्त हमें क्या देखना चाहिए। मेन तो रिलेशनशिप देखना चाहिए, अगर वो रिलेशनशिप अगर फॉल होता है तो ही हम सैलरी में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ने की बात ही नहीं आती, राइट है। तो सर सैलरी में हम लोग कौन से सेक्शंस कवर करने वाले हैं सर, सेक्शंस कौन से कवर होने वाले हैं सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अपने है ना 4 सेक्शंस कवर होने वाले हैं यहाँ पर। बेसिकली देखा जाए तो सैलरी के सिर्फ 3 ही सेक्शन है, जो 4th सेक्शन है वो हर जगह मिल जाएगा आपको। तो वो जनरल सेक्शन है एग्जाम्शन वाला, जो सेक्शन 10 बोलता है, और उसके बाद में जो टॉप के 3 हैं वो सैलरी के सेक्शन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर, सैलरी के सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, और ये जो सेक्शन है ये सैलरी का नहीं है, बट क्या है, ये जनरल सेक्शन है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। कल आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स करने जाओ या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन करने जाओ, इनकम कहीं पर भी जाओ, ये सेक्शन 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो जनरल सेक्शन है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, बेसिक एग्जाम्पशन सबके लिए दिया है। तो सर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, राइट सर, इसमें हम लोग जो है ना यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है सर। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, बेसिस ऑफ चार्ज। इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग, बेसिस ऑफ चार्ज। सर बात करते देखते, डिटेल में बता दूंगा, टेंशन नहीं इसका। फिर इसमें क्या पढ़ने वाले हैं सर हम लोग, डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ सैलरी, सैलरी के डिडक्शंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम डेफिनेशंस देखेंगे कुछ चीज़ों का। डेफिनेशंस के बिना अपने को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, राइट है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर आपने देखा रहेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस करते वक्त डेफिनेशंस पढ़े, पर्सन किसको बोलते हैं, राइट है। उसके बाद में असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, तब जाके तो समझा आपको चैप्टर थोड़ा बहुत, राइट। तो यहीं पर भी सेम है, सैलरी जब पढ़ने जाओगे ना तो सबसे पहले उसके डेफिनेशन सबसे पहले समझना चाहिए। वो बेसिक चीज़ है, वो नहीं समझोगे तो आगे कर ही नहीं पाओगे तुम लोग कोई चीज़, राइट। लॉजिकली नहीं कर पाओगे, रट्टा तो कोई भी मार लेता है, राइट है। फ्यूचर में अगर तुम लोग को कोई चीज़ को हमेशा ज़िंदगी भर के लिए याद करना है तो उसको रटना बंद करो, उसको समझना शुरू करो। समझने में तुमको शायद 2 घंटा चला जाए और रटने में तुमको आधा घंटा ही लगे, बट याद रखना, रटने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 दिन तक का याद रहता है, उसके बाद चले जाता है उसका दिमाग से। बट जो समझ के करता है शायद उसको लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करते हो ना तुम लोग, तो याद रखना कि रटो मत, उसको समझ के करो। और ये टैक्स है, टैक्स तो रटने की बात ही नहीं आती है, क्योंकि हर साल चेंज होता है, ठीक है। तो सर अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 50। सर और एक लिख दो ना, नीचे वाला भी वो भी लिख लेंगे, चलो ना, क्या है वो, एग्जाम्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है, एग्जाम्शन के बारे में। सर बेसिस ऑफ चार्ज, राइट, बेसिस ऑफ चार्ज, ये जो है ना बहुत बहुत पहले भी सुना है सर, किधर सुना था ये बताओ मेरे को, बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज याद है, जब मैंने किधर गया भाई, हाँ हाँ, जब मैंने इनकम टैक्स जब स्टार्ट कर रहा था, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो सेक्शन 4 था अपना, बेसिस ऑफ चार्ज। अगर वो सेक्शन 4 में अगर तुम्हारा इनकम फॉल नहीं होता है तो पूरा इनकम टैक्स ही एप्लीकेबल नहीं होगा तुमको, समझा। इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए एक सेक्शन होता है, मतलब वो तो लगना ही चाहिए, वो लगा तो क्रिस्टलाइज हुआ, उसके बाद ही तो मैं आगे सोच पाऊंगा। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, राइट है। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब सिंपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझो। तुम लोग रोज कॉलेज जा रहे हो, अलग बात है अभी नहीं जा पा रहे हो, ठीक है। जो प्रीवियसली हमने हिस्ट्री देखा था कितना मस्त था, राइट। हम कॉलेज जाते थे, 4 लोग आते थे वहाँ पर, कुछ लड़कियाँ होती थी, कुछ लड़के होते थे, राइट है। तो वहाँ का माहौल ही अलग होता, राइट। तो अब ये मान के चलो अभी कि तुम लोग कॉलेज जा रहे हो, कोविड हो गया भाई, तुम लोग कॉलेज पहुंच गए, तो एक बंदा है, ठीक है। वो बंदा रोज एक लड़की को देखता है, हो सकता है ये, अरे क्यों नहीं होता है, सब रोज रोज देखते हैं ठीक है। अब वो बंदे में फीलिंग्स है कुछ, तो शायद उससे प्यार करता है, राइट। तो वो प्यार तो कर रहा है वो, ठीक है, बट वो प्यार आगे कैसा बढ़ेगा सर, जब तक वहां से सिग्नल नहीं मिलेगा कोई चीज का, राइट है। नहीं तो
बंदे लोग तो अपने धुन में ही रहते हैं हमेशा। तो याद रखना, चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो समझ के चलो, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ो, इधर आओ थोड़ा, ठीक है। तो जब तक वो लड़की वहां से एक स्माइल नहीं दे देती है तो इसके सपने आगे कैसे बढ़ेंगे? समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो बंदा उसको देखता तो रोज है, ठीक है, बट एक बार उसका सिग्नल मिलना मैटर करता है ना। अगर वो लड़की ने स्माइल कर दी तो यहाँ यहाँ बंदे रात भर जागना शुरू हो गया, उसके सपने देखना शुरू कर दिया, उसको गर्लफ्रेंड बना लिया, उसको शादी कर लिया उसके साथ, उससे बच्चे पैदा हो गए, उसके पूरा लाइफ लॉन्ग उसका उसने सेट कर दिया सिर्फ एक स्माइल की वजह से, क्योंकि उसने बेसिस ऑफ चार्ज बोलते हैं ना, क्रिस्टलाइज हो गया, वहां से शुरू हो गया उसका स्टेप आगे बढ़ गया। तो सेम ये भी वैसी है। सेक्शन 15 क्या बोलता है, अगर तुमको सैलरी के अंदर आपको इनकम लाना है तो वो पहला बेसिस ऑफ चार्ज जो है ना वो सेक्शन क्रिस्टलाइज होना चाहिए। पहले उसके अंदर तुम फॉल होते हो क्या वो देखो, अगर फॉल हो गए तो तुम लोग आराम से आगे निकल जाओगे, अगर तुम लोग फॉल नहीं होते हो तो भाई वहीं से निकल लो, कट लो, कुछ नहीं होने वाला है वहां पर तुम्हारा, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल है, कुछ नहीं। याद रखना बेसिस ऑफ चार्ज मतलब लड़की की स्माइल, अगर वो स्माइल दे दी मतलब क्या हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे नहीं भाई, वहीं से उसने गाली दे दिया तो पीछे ले लो, कुछ नहीं होने वाला है वहां पर अपना। तो सेम ये भी ऐसी है, सैलरी जब बोलता हो तो सैलरी में जैसा बोलने जाता हूँ ना, सामने क्या देखूंगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वो है, तो ही मैं सैलरी में जाऊंगा ना, अदर नहीं जाऊंगा, राइट है, आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो बेसिस ऑफ चार्जेस में भी क्या है, हमको कुछ लाइंस दिए है, वो लाइंस को पढ़ना है, उसको समझना है, अगर उसके अंदर हम फॉल हो जाते तो हम आगे बढ़ सकते हैं सैलरी के लिए, अदरवाइज हम नहीं बढ़ सकते। तो सेम सेक्शन 4 याद है, वो इनकम टैक्स का, जब वो लगेगा तो इनकम टैक्स आएगा, अदरवाइज इनकम टैक्स भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो याद रखना बेसिस ऑफ चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट, डिडक्शन। डिडक्शन सर, ये ना मैं ये वर्ड्स को है ना मैं ये कर लेता हूँ सर, ये देखो डिडक्शन एंड ये एग्जेम्पशन। सर ये दो का ना बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मतलब है, उसको समझना हमेशा, ठीक है, ठीक है। सर याद रखना, जब भी मैं डिडक्शन बोलता हूँ ना, डिडक्शन और एग्जेम्पशन, ठीक है, ये दो वर्ड्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जब भी मैं डिडक्शन और एग्जेम्पशन बोलता हूँ, डिडक्शन किस पे होता है ये बताइए। देखो जब भी है ना डिडक्शन जब होता है ना, तो मैंने जो है ना, मैंने अब ये मेरा समझो इनकम स्टेटमेंट है मेरा, ये क्या इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मेरा समझो रिसिप्ट है, सॉरी ये मैं इधर पेमेंट कर देता, एक्सपेंसेस करता हूँ मेरे, और ये मेरे रिसिप्ट है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई खर्चा करता हूँ, राइट है, मैंने बोला सर मैंने जो है ना ट्रैवलिंग का खर्चा किया, ट्रैवलिंग के ऊपर एक्सपेंसेस किया, कितना सर, समथिंग ब्ला ब्ला कुछ तो है। सर मैं दिन भर में मैं जो जो खर्चा करता हूँ, खर्चा एक्सपेंसेस मेरे, राइट। तो तो मैं बताऊंगा कि मैं ना मूवी देख के आया सर, मूवी देख के आया, वेरी गुड। फिर मैं सर गर्लफ्रेंड के साथ घूमा, मैं वहाँ पर बहुत खर्चा हो गया सर, जितना मेरा वो 10 दिन में नहीं होता वो एक दिन में उड़ा दिया उसने, ठीक है, पॉपकॉर्न खिला दिया सर मैंने, ठीक है। सेकेंड, और क्या है सर, सर मैंने राशन लेके आया, राइट है, घर का राशन होता है, राइट है, वो लेके आया। तो ये सब खर्चा है। सर इनकम, इनकम सर सैलरी, सर सैलरी मिला मुझे सर, वेरी गुड वेरी गुड, सैलरी मिला तुझे। सर तुझे डिविडेंड भी मिला, डिविडेंड इनकम है। सर इंटरेस्ट भी मिला मुझे, ये भी इनकम है। तो ये सब चीज़ मिल रहा है सर, पापा से पैसे भी मिले, पापा से पैसे भी मिले, ये भी क्या है, तुम्हारा इनकम है। देखो जब मैं एग्जेम्पशन की बात करता हूँ और जब मैं डिडक्शन की बात करता हूँ ना, ये दो चीज़ पे याद रखना। देखो अगर मैं सैलरी कंप्यूट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी कंप्यूट कर रहा हूँ, तो मैं सैलरी कंप्यूट करते हो क्या करूँगा सर, एक तो मैं इनकम ले लूँगा यहाँ पे, राइट है, उसमें क्या करूँगा, एक्सपेंसेस माइनस करूँगा, राइट है। तो मुझे कुछ भी मिलेगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी मिल जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये तो सिंपल है। बट डिडक्शन का मतलब क्या होता है, याद रखना, डिडक्शन क्या बोलना चाहता है, ये जो डिडक्शन है ना वो बोलना चाहता है कि मैं तुमको है ना माइनस करने दे दूंगा, माइनस करने दे दूंगा, माइनस करने दे दूंगा, मतलब एक्सपेंसेस क्लेम करने दे दूंगा मैं, अगर तुम करते हो तो, अगर तुम करते हो तो। सर सबको अलाउबल है क्या, नहीं जरूर नहीं। अगर इनकम टैक्स ने बोल दिया इसका डिडक्शन ले सकता है तू, मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स ने बोल दिया तू ट्रैवलिंग का डिडक्शन ले सकता है, तो माइनस कर ले बिंदास। डिडक्शन मतलब एक्सपेंसेस को माइनस कर सकता है तू। सेकंड बोला मूवी,
ठीक है, मूवी भी ले ले, एंजॉय कर ले, उसका भी डिडक्शन ले लिया। थर्ड बोला गर्लफ्रेंड, वो बोला नहीं, गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्चे को मैं डिडक्शन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो मतलब सर सिंपल में क्या हो रहा है कि मैं जो खर्चा कर रहा हूँ ना वो माइनस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसको कहते हैं डिडक्शन। मतलब एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस को क्लेम कर रहा हूँ। सर एक्सपेंसेस क्लेम क्यों करते हैं सर? जब एक्सपेंसेस क्लेम करूंगा तो ही तो मेरा इनकम कम हो जाएगा, और इनकम कम हुआ तो ही तो मैं टैक्स कम भरूंगा, राइट है? तो याद रखना, जब भी डिडक्शन बोलूंगा ना तो एक्सपेंसेस के रिलेटेड होगा, नॉट इनकम। और एग्जेम्पशन होगा ना, एग्जेम्पशन वो इनकम के रिलेटेड होगा। किसके रिलेटेड होगा? यहाँ पर, ठीक है। तुम जाओगे इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, देखो मैं यहाँ पे ये दिख रहा हूँ इनकम, ठीक है, इनकम। जब मैं बोलूंगा इनकम लिख रहा हूँ तो पहले सैलरी का इनकम आ गया, सेकंड डिविडेंड इनकम आ गया, थर्ड इंटरेस्ट इनकम आ गया, और पापा वाला इनकम। तो ऐसे टाइम पे मैं इनकम टैक्स ऑफिसर ने ऐसा एग्जामेशन पूरा लिस्ट ही दे दिया है, ठीक है, वो एग्जामेशन लिस्ट पढ़ लोगे ना तो अपने को समझ में आएगा। हाँ सर, वहां पे एक चीज आती है डिविडेंड। क्या आती है सर? डिविडेंड। तो डिविडेंड इनकम है, मानते, ठीक है, इनकम है। बट याद रखना, एज पर नोटिफिकेशन, एज पर सेक्शन, जो एग्जामेशन वाले सेक्शन है सेक्शन 10 में, वहां पर डिविडेंड एग्जेम्प्ट है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया सर? एग्जेम्प्ट का मतलब क्या हो गया? मतलब ये जो है ना, एज एन इनकम उसको कंसीडर मत करो, इनकम कंसीडर करके माइनस कर दो, नील कर दो, मतलब वो आपको माफ है, आप उसको इनकम मत बताओ, चलेगा। तो सेक्शन 10 में जो भी आते हैं ना लिस्ट, ये जो लिस्ट है वो कुछ तरीके का इनकम है जो क्या कर रहा है, एग्जेम्प्ट किया गया है। मतलब वो इनकम को आप इनकम फ्रॉम सैलरी में दिखा के उसको माइनस करके उसको नील कर देते हो, वहां पर बेनिफिट आपको मिल जाता है। सर जरूरी है क्या पूरा का पूरा बेनिफिट मिले? ऐसा जरूरी नहीं है। समझो मेरा डिविडेंड जो है, 200 रुपए डिविडेंड रिसीव किया, तो गवर्नमेंट बोल सकती है वो सेक्शन के हिसाब से आप 150 का बेनिफिट ले लो, 50 आपको इनकम दिखाना पड़ेगा। समझा? तो मैंने दो चीज बताई आपको, डिडक्शन और एक्सपेंस एग्जेम्पशन के। डिडक्शन एक्सपेंसेस के बारे में काम करता है, और एग्जेम्पशन किसके बारे में बात करता है? इनकम के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज जो है ना, इस सेक्शन में अपन रीड करने वाले हैं कि सैलरी में क्या क्या चीज डिडक्ट किया जा सकता है, और सैलरी में क्या क्या चीज एग्जेम्पशन का क्लेम किया जा सकता है। तो दोनों भी चीज हम ये सेक्शन में हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में सर सैलरी, सैलरी कौन सा है सर? सॉरी, सेक्शन 17 किसके बारे में? डेफिनेशंस के बारे में। अब डेफिनेशंस तो मैं लिस्ट दे दूंगा, आराम से बैठ के अपन उसमें फोकस करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में डेफिनेशंस को क्या बात करो अभी इसके ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ने अभी जो सेक्शंस हम रीड करने वाले, हम पढ़ने वाले हैं, जो अभी समझने वाले, वो सेक्शंस हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। स्क्रीन के हिसाब से सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन 10 के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन 15 का जो है बेसिस ऑफ चार्ज, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं आगे, ठीक है। उसका डेफिनेशन में क्या आता है, उसका बेसिस ऑफ चार्ज में क्या दिया है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो सर फर्स्ट अपना सेक्शन है सेक्शन 15, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज। सर बेसिस ऑफ चार्ज में हमें क्या देखना है? सैलरी के बारे में बात किया उसने, तीन चीज़ लिखा है, वो तीन चीज़ अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा काम आ सकता है। और बाकी तो सैलरी में चैप्टर में हम लोग तो स्टार्ट तो वहीं से करते हैं, बिना उसके हम तो सैलरी चैप्टर भी शुरू नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट इसका मतलब क्या है सर? इनडायरेक्टली इसका मतलब ये होता है व्हेन इज सैलरी टैक्सेबल। समझा सर? कब सैलरी टैक्सेबल होगा उसके बारे में बात किया जाता है। कब सैलरी टैक्सेबल होगा? तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देख लेना। फॉलोइंग इनकम अंडर सैलरी इज टैक्सेबल। सर क्या है वो? फर्स्ट है सर, याद रखना, कोई भी सैलरी ड्यू हो जाए,
क्या बोला मैंने, कोई भी सैलरी ड्यू हो जाए वो चाहिए क्या बोलते, अपना जो करंट एम्प्लॉयर है उससे हो जाए, या फिर मेरा कोई फॉर्मर मतलब जो पहले जिसकी जहाँ पर मैंने काम किया था वहाँ पर मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मर एम्प्लॉय। और नॉर्मल एम्प्लॉय मतलब करंट एम्प्लॉय जो है हम जिसके पास अभी जॉब कर रहे हैं उसको बोलेंगे, ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर ये दोनों है और प्रीवियस ईयर में, याद रखना हमेशा अपन हर चीज़ किस में करना चाहिए, प्रीवियस ईयर, तो ही तो हम टैक्सेबिलिटी देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्या है अपना सर, 2019-20, तो ये सॉरी 2019-20, तो सर ये ईयर में अगर मैंने सैलरी ड्यू है, मेरा ड्यू का मतलब क्या होता है सर, मैं बताता हूँ। ड्यू का पेड हो या ना हो, पेड हो और नॉट, सर याद रखना ड्यू का मतलब होता है आप अगर अप्रैल से लेके मार्च तक काम करते हो, देखो ड्यू का मतलब सिंपल चीज़ है, एक बार लायबिलिटी क्रिएट हो गया, किसके लिए क्रिएट हो गया, एम्प्लॉयर के लिए। आपने पूरा महीने भर काम किया तो 30 दिन का पगार उनको देना पड़ेगा सामने वाले को, राइट। तो वो पगार देते वक्त वो पेड टाइम पे जब पेड करेगा, नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल अप्रैल का जो है सैलरी हमें कब मिलता है सर, मई में मिलता है नॉर्मली, राइट। मई का सैलरी कब मिलता है सर, जून में मिलता है। तो ये क्या है, फ्लो है, मतलब ये 30 डेज तुम वर्क करोगे, ठीक है। तो 30 डेज वर्क करने के बाद मई में तुमको शायद फिफ्थ मई को आपको मिल जाए, या हो सकता है किसी का 10th होता है, किसी का 15th होता है जैसा है, और किसी किसी का क्या हो जाता है, एंड ऑफ द मंथ ही मिल जाता है। मतलब जिस दिन 30 डेज आप कंप्लीट करोगे उसी दिन आपको वो मंथ का सैलरी मिल जाता है। तो ये क्या होता है, सबका अपना अपना तरीका है पे करने का। तो जिस दिन आप 30 डेज इसका कंप्लीट करोगे तो एम्प्लॉयर के लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगा। लाइबिलिटी का मतलब सर उसको अब वो पे करना पड़ेगा एम्प्लॉय को, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रैल मंथ का क्या बन जाएगा, उसके लिए ड्यू बन जाएगा। बट वो अभी तक पेड किया है क्या, पेड तो मई में करने वाला है, ठीक है। सेम याद रखना, जब मार्च मंथ होता है क्लोजिंग, मार्च और अप्रैल न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा अपने, राइट। तो मार्च मंथ का पेमेंट कब करते हैं, वो अप्रैल में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको अभी तक मिला नहीं तो मैं सैलरी काउंट नहीं करूंगा। देखो तुमने 12 महीने काम किया है तो तुम्हारा 12 महीने का सैलरी ड्यू हो चुका है, और उसमें एक मंथ का जो अभी तक पेड नहीं हुआ है वो है मार्च मंथ का, तो अप्रैल में पेड हो जाएगा। तो इनकम टैक्स बोलती है भाई वो चीज को भी तुम क्या करो, कंसीडर करो, भले पे नहीं हुआ है बट ड्यू तो हो गया है ना, आज नहीं मिले तो कल मिल जाएगा, और कल जब मिलेगा तो उस टाइम पे वो माइनस कर लेना, जरूर नहीं ऐसा वो भी काउंट, डबल काउंटिंग तो नहीं होने वाला अपना, ठीक है। एक ही बार टैक्सेबल होगा, ड्यू बेसिस पे या रिसिप्ट बेसिस पे, जो भी पहले मिल जाएगा उस हिसाब से अपने को टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है चलो सर, ये समझ गया सर ड्यू बेसिस का मतलब। सर नेक्स्ट है अपना पेड, पेड इन एडवांस। क्या बोला मैंने, पेड इन एडवांस मतलब पेड बट नॉट ड्यू। सर इसका मतलब क्या है सर, मतलब देखो अप्रैल मंथ में काम कर रहा हूं मैं, ठीक है, वो अप्रैल मंथ जैसा खत्म हो जाएगा तो अप्रैल मंथ का सैलरी ड्यू हो जाएगा, एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयर कब देता है, मई में देता है, तो मई पेड हो जाता है। तो ड्यू तो लेना ही है अपने को, बट पेड इन एडवांस मतलब एक एम्प्लॉयर ने तुमको अपॉइंट किया और फर्स्ट डे में तुमको बोल दिया ले एक महीने का सैलरी ले ले, समझ रहे हो, एक महीने का सैलरी उसने एडवांस में दे दिया। तुमने ड्यू हुआ था क्या, उसका लाइबिलिटी था क्या उस टाइम पे, नहीं, तुमने काम भी नहीं किया पूरा महीने, फिर भी उसने एडवांस में आपको सैलरी दे दिया, ये बोलकर कि नेक्स्ट मंथ आपको मतलब एडवांस में एक मंथ का सैलरी मिल चुका है, राइट है, नेक्स्ट मंथ थोड़ी ना मिलेगा बार बार। तो सेम वैसे ही पेड हो या फिर पेड एडवांस में पेड हो या फिर वो बाद में पेड हो, वो ड्यू तो हो चुका है ना, तो दोनों में से जो भी होगा अर्लियर वो हिसाब से हम क्या करेंगे, टैक्सेबिलिटी में लेकर आएंगे उसको। इनडायरेक्टली सब लेना है सर, कुछ छोड़ना नहीं। बट सर नेक्स्ट टाइम पे जब नेक्स्ट ईयर में जाऊंगा तो पेड इन एडवांस फिर से टैक्स भरो क्या उसके ऊपर ड्यू बेसिस पे, नहीं, उस टाइम पे नहीं भर सकते क्योंकि एक बार ही टैक्स लगेगा, बार बार नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लगेगा या फिर आगे लगेगा, विच एवर इज जो भी है उसका कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो सेम सर ये भी किसका है सर, दो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जो करंट एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर,
कोई भी हो सकता है, फॉर्मर अपना जो पहले वाला जो एम्प्लॉयर है उसका, उसके हिसाब से। तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर में होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्या है सर, अपना प्रीवियस ईयर 2019-20, जैसा तुम लोग जो ईयर में देखोगे उस हिसाब से उसको कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है सर, एनी एरियर्स, एनी एरियर्स ऑफ सैलरी पेड, वो भी कैसा है सर, वो होगा एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, ठीक है। फॉर्मर एम्प्लॉय ये भी कभी मिलना चाहिए सर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर ये एरियर्स क्या होता है सर, एरियर्स का मतलब समझा दो, क्या है एरियर्स का मतलब। सर एरियर्स का मतलब क्या होता है, ये भी क्या होता है, इन शॉर्ट में एग्जांपल दे देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझेगा, ठीक है। ये एरियर्स का मतलब है ना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू कवर करता हूँ, ठीक है। समझो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, ठीक है। ये आ गया, अपने सारे मंथ्स आ गए प्रॉपरली। अब मुझे है ना हर मंथ, ये देखो मेरे एम्प्लॉयर ने जो है ना, एम्प्लॉयर ने, मेरे एम्प्लॉयर जो भी मेरा बॉस है उसने कमिट किया था, क्या कमिट किया था सर, कमिट किया था कि तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा। क्या होगा सर, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होता है ना, साल भर काम करते हो या कुछ दिन, मतलब मोर देन 1 ईयर हो गया तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता, तो आप इंक्रीमेंट तो मांगते हो ना। क्यों मांगते हो सर, इन्फ्लेशन है भाई, हर साल थोड़ा थोड़ा तो बढ़ना चाहिए सैलरी। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ा, राइट है, सेम वही रखेगा तो कैसा चलेगा। अभी आप 20 साल पहले जाओगे, आपके पिताजी 2-2 हज़ार रुपए कमाते थे, आज भी अगर वो 2 हज़ार रुपए रहेगा तो चल जाएगा क्या, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है ना। तो सेम इंक्रीमेंट भी अपन कब मांगते हैं, जब खर्चा बढ़ जाता है अपना, राइट, इकोनॉमी के हिसाब से। तो सेम इंक्रीमेंट मांगने चले गए। तो उन्होंने क्या कहा आपको इंक्रीमेंट के टाइम पे, बोला ठीक है आपको जो है ना सितंबर मंथ जो है ना, सितंबर मंथ यहाँ पर जो है ना आपको नॉर्मली आज तक जो सैलरी मिल रही थी ना, वो मिल रही थी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है। तो 10,000 ही मिल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि सितंबर में आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब कितना होना चाहिए, समझो उसने क्या कहा कि इंक्रीमेंट आपका 2,000 से हो जाएगा, तो 12,000 मिलना चाहिए मुझे, राइट है। तो 12,000 मिलना चाहिए, बट उसने नहीं किया। उस टाइम पे कुछ इशू था या कुछ प्रॉब्लम था, कुछ तो हुआ होगा, तो उसने 10,000 ही दिया। मिलना कितना चाहिए सर, मुझे 12,000 मिलना चाहिए, ये मिला नहीं अभी तक। तो ठीक है सर, नेक्स्ट गया, वो भी 10 दिया, यहाँ पे भी 10 दिया, यहाँ पे भी 10 दिया। तो उसने क्या कहा, डोंट वरी, मैं तेरे को जैन में जो है ना, जैन में, जैन मंथ में मैं तुझे सब सैलरी जो था प्रीवियस का मैं सब दे दूंगा तेरे को। मतलब सर इधर 2,000, इधर 2,000 और इधर 2,000, 2,000, राइट, ये सब मिलना चाहिए मुझे, वो मिला नहीं अभी तक। तो जैन में उसने क्या किया, 12,000 तो दे दिया। 12,000 मतलब कौन सा सर, जहां से उसको चेंजेस करना चाहिए था, हमेशा 12,000 ही देना चाहिए था, उसने जैन से शुरू किया 12,000 देना। तो यहाँ से 12,000 पे करना शुरू किया उसने। बट उसने जो ये 4,000, ये 8,000 जो है, 8,000, 8,000 उसने कब दिया, जैन में दे दिया मुझे। कब दिया सर, जैन में दे दिया, समझा। 8,000 कब दिया मुझे सर, उसने जैन में पे किया। तो सर मुझे जैन में 12,000 भी आ गए, प्लस मेरे प्रीवियस जो थे इंक्रीमेंट जो हुआ नहीं था वो भी आ गया सर 8,000। तो सर ये 8,000 जो होता है ना, ये 8,000, ये 8,000 को हम क्या करते, सॉरी, हाँ, ये जो 8,000 है ना, ये 8,000 को हम क्या नाम देते हैं सर, एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड। क्या बोलते हैं इसको, एरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड, समझा। सर इसका क्या कंडीशन है, एक ही कंडीशन है सर, कि ये जो है ना, ये प्रीवियसली टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, प्रीवियसली नो टैक्स। तभी टैक्स नहीं मारा, इसलिए तो अभी टैक्स में ले रहा हूं। अगर पहले ही टैक्स मारा रहेगा तो फिर मैं इसको लूंगा ही नहीं, इग्नोर कर दूंगा। क्यों सर, क्योंकि एक सैलरी पे मैं 2 बार थोड़ी ना टैक्स भरूंगा, राइट है। तो याद रखना वो 8,000 जो है, देखने का कि एरियर्स ऑफ सैलरी में पिछले टाइम उस पर टैक्स लगाया है या नहीं। अगर नहीं लगाया है
तो वेरी गुड, इस बार इसको ले लो एज एन इनकम कंसिडर करके सैलरी में ऐड करो। अगर नहीं लिया है, मतलब लास्ट टाइम टैक्स कर लिया है, तो इस बार इसको इग्नोर किया जाएगा, ये अपने इनकम ऑफ सैलरी में ऐड नहीं होगा। क्लियर है सर? सिंपल था। तो मैंने क्या किया सर, आपको ये बताया बेसिस ऑफ चार्जेस में, बेसिस ऑफ चार्जेस में जो सेक्शन 15 है, ठीक है, वो क्या कहता है कि कब सैलरी टैक्सेबल होगा। कब होगा सर? तीन चीज में। जब सैलरी ड्यू हो जाएगा, ड्यू का मतलब भाई लाइबिलिटी है पे करने की एम्प्लॉयर की, और रिसीव करने की किसकी है? एम्प्लॉय की। तो एक बार हो चुका है, डन हो चुका है, तो आपको देना ही पड़ेगा, राइट? ड्यू हो जाना। नेक्स्ट क्या है? पेड इन एडवांस। एम्प्लॉयर ने अगर एडवांस में पे किया किसको? एम्प्लॉय को, तो वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर होगा और वो सैलरी के डेफिनेशन में आ जाएगा और उसको टैक्सेबल माना जाएगा। थर्ड सर, एरियर्स मतलब सर मैंने अभी एग्जांपल दिया, कुछ चीजें जो है होनी चाहिए थी पहले, बट वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई और वो बाद में दिया गया तुमको, मालूम? प्रीवियसली कुछ था, वो अभी रिसीव कर रहे हो, और उस पर बस एक ही कंडीशन देखना कि वो प्रीवियसली जब रिसीव किया था तो वो तभी टैक्स नहीं हो। अगर तभी टैक्स होगा तो अभी नहीं आएगा, तभी नहीं टैक्स होगा तो अभी हम उसको इनकम कंसिडर करके ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में। ठीक है, सिंपल है सर, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे करके, ठीक है। चलिए सर, अब मुझे ये बताइए, अब मैंने सेक्शन 15 के बारे में थोड़ी सी बात की, ठीक है। सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता है सर? ये बात करता है डिडक्शन के ऊपर, ठीक है। ये किसके बारे में बात करता है सर? डिडक्शन के ऊपर बात करता है। बात करते हैं डिडक्शन के ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सेक्शन 17 किसके? डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। बहुत बहुत सारे डेफिनेशन है उसके अंदर, समझना है अपने को क्या क्या चीज है, ठीक है। और सेक्शन 10 एग्जाम्पशन के ऊपर बात करते हैं। बट ये ओवरऑल जब हम करते हैं ना सम, तो वो सम का फॉर्मेट कैसा होगा और कैसे हम लोग इसको डिडक्शन डिडक्शन ही पढ़ने वाले हैं हम लोग आगे जाके। अभी वो डिडक्शन का मतलब समझेंगे और सैलरी में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है वो देखेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि वो सैलरी में इंक्लूड होने वाले हर एक चीज का मीनिंग क्या है क्या नहीं है, वो सब चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ और आगे ये देखता हूँ कि सैलरी में क्या चीज आता है, ठीक है। और याद रखना, मैं ये जब बता रहा हूँ ये इसमें है ना, ये जब बेसिस ऑफ चार्जेस करता हूँ तो ये दो चार पॉइंट्स याद रखना, जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट पॉइंट। किधर गया भाई? हाँ, चलो, नोट में इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट। जब मैं इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट में पहले हमेशा याद रखना प्रीवियस ईयर में ही अर्न होना चाहिए वो सैलरी, तो ही टैक्सेबल होगा प्रीवियस, अदरवाइज नहीं होगा वो, ठीक है। प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए, कमाना चाहिए, प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए, वही इनकम हम क्या सैलरी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो ड्यू और रिसीव्ड अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ टाइम पॉसिबल। तो सर जो भी है, ड्यू हो या रिसीव हो, वो पहले देख लेना, दोनों में से जो पहले होगा वो कंसीडर करके यहाँ पर लाने का। उसके बाद फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज, याद रखना, फ्रॉम फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स मतलब सर तुम एक जगह साल में 3 जगह जॉब किया आपने,
तो तीनों जगह का एम्प्लॉयर का जो सैलरी होगा आपको वहां पे लेकर आना पड़ेगा इनकम फ्रॉम सैलरी में। ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो करंट है मैं उसी का इनकम दिखाऊंगा, जो प्रीवियस है हो चुका है वो क्यों दिखाऊं, ऐसा नहीं होता है। तीनों का क्या करना पड़ेगा, आपको एक जगह लाना पड़ेगा और इनकम दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ग्रेड सिस्टम होते हैं, वो ग्रेड सिस्टम जब आएगा सम, मैं आपको उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो इसके बारे में अभी ज़्यादा सोचो मत, जब सम्स आएगा मैं इसके ऊपर आपको क्लियर समझा दूंगा ग्रेड सिस्टम क्या होता है। वो एक इंक्रीमेंट का ये है सिस्टम है, उसको यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आगे जब बढ़ूंगा ना मैं, हम एक छोटा सा फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फॉर्मेट का डिस्कशन करेंगे। चलो तो मैं एक छोटा सा टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, याद रखना। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पर मैं कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तो कंप्यूटेशन कर रहा हूँ मैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, ये सिर्फ मैं एक बेसिक दे रहा हूँ कि फॉर्मेट जब करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ आता है और कैसे कैसे आता है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना, स्टार्ट जो होता है ना ग्रॉस सैलरी से होता है। किससे होता है सर, ग्रॉस सैलरी। सर ग्रॉस सैलरी होता क्या है वो हम बात करेंगे, ठीक है। ग्रॉस और नेट समझ में आ रहा हो क्या, ग्रॉस और नेट। जब तुम लोग ने जॉब किया होगा तो ग्रॉस और नेट के बारे में कुछ आइडिया है। अगर तुम लोग ने जॉब नहीं किया भी होगा तो एक बार आप गूगल करके ज़रूर देखना, या फिर जो जॉब पर जाते हैं उनका सैलरी स्लिप देखना एक बार। तो सैलरी स्लिप में क्लियरली लिखा होता है ग्रॉस कितना होता है और नेट कितना होता है। तो वो चीज़ एक बार आप प्रैक्टिकली देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब सैलरी चैप्टर करते हो तो हम लोग स्टार्ट ग्रॉस से करते हैं। अगर क्वेश्चन में नेट भी दिया होगा ना तो उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करके फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं सर, क्योंकि ग्रॉस से हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं, उसके बाद में जो माइनस करना है ना वो माइनस करते हैं, ठीक है। डिडक्शन का अलग से लाइन दिया है, अलग से सेक्शन है उसका, वो डिडक्शन तभी हम यूज करके आगे बढ़ते हैं। तो ग्रॉस सैलरी में हमेशा याद रखना, जैसे कि डिडक्शन, ठीक है। डिडक्शन जो होता है किस किस का हो सकता है सर, देखो प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड, ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक फॉर्मेट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ग्रॉस और नेट में कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके अंदर ESIC। सर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है, मतलब एम्प्लॉय के ऊपर जो इंश्योरेंस निकाला जाता है उसके ऊपर है। और प्रोविडेंट फंड आपको नॉर्मल भी पता होगा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जो अपना पैसे मतलब कटते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करता है, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मतलब जब प्रोविडेंट फंड का जब रिटायरमेंट या फिर जब भी पहले निकालना होता है उस हिसाब से उसको पैसे निकाला जाता है वहाँ से, राइट, निकालते वक्त। उसके बाद में क्या है सर, TDS। TDS जो इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं इस पे, मतलब सर अपना TDS कटना, मतलब हम जो सैलरी कमाते अपना सैलरी देने से पहले TDS काटा जाता है, या कोई भी चीज़ होता है जब TDS कट जा, ये TDS वीडियस में आराम से अपने को पूरा डिटेल में जाएंगे। फिलहाल शॉर्ट में एक बार देख लो मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स क्या है सर, ये प्रोफेशन टैक्स। सर ये ऐसे करके जो है ना, ये चारों मिलाकर, ठीक है, ये चारों अगर माइनस करते हो, ठीक है, तो क्या मिलता है सर अपने को जो आंसर मिलेगा ना, ये जो आंसर मिलेगा वो बनता है अपना नेट सैलरी। क्या बनता है सर, वो नेट सैलरी। तो कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में ये दे देते हैं, क्वेश्चन में ये वाला दे देते हैं, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन में से यहाँ से अपने को कहाँ शिफ्ट होना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है। तो सर ये शिफ्ट होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो माइनस है ना सर, जब उल्टा जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सब ऐड बैक करूंगा, राइट है। तो मान के चलो अगर ये 100 है और ये 20 है, ये 20 है, ये 10 है,
ठीक है, ये 10 है, तो कितना हो गया सर 60, राइट, माइनस किया कितना हो गया सर 40। अगर मुझे यहाँ पर रिटर्न जाना है 100 के पास, तो मैं क्या करूँगा सर, उसको 60 को ऐड बैक करूँगा, राइट। ये सिंपल एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि ये चीज़ होती है ऐड बैक कर लेने का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ इन क्वेश्चन नेट सैलरी गिवन, प्लीज add back all above deduction and convert it into gross salary for computation। ठीक है सर, ठीक है सर। सर ये तो मैंने सिर्फ एक बेसिक बताया जब कंप्यूटेशन करने जाओगे तब, ठीक है। बट अपना मेन मुद्दा है अब क्या है सर, अपना मेन मुद्दा जो है वो अब आता है सेकेंड, जो है हमने क्या पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज के बाद, डिडक्शन। सेक्शन 16 डिडक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेक्शन 16 किसके बारे में बात करता है, डिडक्शन के बारे में बात करता है। तो डिडक्शन देख लेंगे सर क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या पढ़ने वाले हैं सर, सेक्शन 16 के बारे में, डिडक्शन। ये डिडक्शन किसका है सर, सैलरी का है, खुद का डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन है सो ओवरऑल भी डिडक्शन तो अपना खुद का होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद का था, याद है वो 30% ऑफ NAV, सेम। तो इसका भी खुद का डिडक्शन है, सेक्शन 16 डिडक्शन, जो सैलरी के ऊपर बात करता है। डिडक्शन क्या होता है सर, मैंने बताया, जो भी आप क्या करते हो, आपको बेनिफिट दिया जाता है, जो इनकम है उसमें से कुछ माइनस करने का बेनिफिट देते हैं, तो जिससे आपका क्या हो जाता है, इनकम कम हो जाता है और टैक्स भी क्या हो जाता है, कम भरना पड़ता है, ठीक है। तो डिडक्शन, डिडक्शन अपना एक पार्ट में 3 पार्ट में डिवाइड है। मैंने क्या बोला, ये जो डिडक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट सा, एक छोटा सा ये बना रहा हूँ। जब तुम लोग कंप्यूटेशन करोगे, जब तुम लोग कंप्यूटेशन करोगे तो तुम लोग क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी इनकम, क्या करोगे, ग्रॉस सैलरी इनकम करोगे, राइट है। उसमें से क्या माइनस करोगे सर, उसमें से क्या माइनस करोगे, देखो ग्रॉस सैलरी इनकम डायरेक्ट नहीं आता, बहुत उसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो हम पढ़ने वाले। फिलहाल अपन डिडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो डिडक्शन माइनस करते हुए क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए वो देखो पहले, ठीक है। तो डिडक्शन, डिडक्शन कौन सा डिडक्शन लूंगा सर मैं, अंडर सेक्शन 16। सर कौन सा डिडक्शन लूंगा, अंडर सेक्शन 16। सर 16 IA एक फर्स्ट डिडक्शन है, सेकेंड डिडक्शन है 16(2) और थर्ड डिडक्शन है सर 16(3). समझा। तो सर ये 3 टाइप के डिडक्शन है जो हम लोग क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में क्लेम करेंगे। सर सेक्शन ये क्या है सर, फर्स्ट ये सर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। कौन सा डिडक्शन है ये, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब एक लमसम अमाउंट दे दिया और बोल दिया बिंदास तुम लोग क्या करो, इतना माइनस कर लो और लेके चले जाओ, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं इसके बारे में, तुम्हारा सैलरी अगर, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बात करेंगे अपन क्या है ये, ठीक है। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये भी बात करेंगे सर क्या है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। और बाद में आता है एम्प्लॉयमेंट टैक्सेस। चलो सर इसके एक एक हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है अपना पॉइंट, फर्स्ट किसके बारे में सर, फर्स्ट है 16IA जो किसके बारे में बात करता है सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करता है। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसा ना, कितना अमाउंट सर, इधर माइनस कितना करूँ सर, माइनस कितना करूँ सर, ये माइनस कितना करूँ सर, ये माइनस कितना करूँ, ये सब अपने को क्वेश्चन है ना, तो वो अभी बताने जा रहा हूँ मैं कि वो कितना माइनस होगा, ठीक है।
सर जब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन बात करते हैं ना, तो सिंपली एक अमाउंट दे दिया है, किसने दे दिया, इनकम टैक्स ने दे दिया है कि इतना लो और माइनस करके खत्म कर दो, आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं इसके बारे में, राइट है। जैसे अपन ने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किया था कि 30% ऑफ एनएवी ले लो, उसके बाद कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम करने मत आना मेरे सामने, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है अपने को क्या देखना पड़ता है, लोअर लोअर ऑफ मतलब दोनों में से कम, दोनों में से कम, दोनों में से कम, किसके दोनों में से सर, सर इधर लिख देने का, सर अमाउंट ऑफ सैलरी, जितना अमाउंट ऑफ सैलरी कमाया और ₹50,000। सर सिंपल है सर, मतलब सर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, ये यहाँ पर क्या लिखूंगा, लोअर, इन दोनों में से जो कम है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डिडक्शन। सर मेरे को ये बताओ इन दोनों में से कम कैसा हो सकता है, मैं बता दो, एग्जांपल देता हूँ ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल, एग्जांपल में क्या है सर, कि एग्जांपल क्या है कि मेरा टोटल टोटल सैलरी, पूरा सैलरी पूरा साल भर का पर एनम का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। तो वो मेरा सैलरी जो है ना, टोटल सैलरी है ना 1 लाख है, कितना है सर, 1 लाख है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लूंगा तो कितना मिलेगा मुझे, 50,000 मिलेगा, राइट। तो मेरा सैलरी टैक्सेबल कितना बन जाएगा सर, 50,000, ये टैक्सेबल बन जाएगा, मानते हो। सिंपल है सर, सिंपल है। मान के चलो 1 लाख नहीं है मेरा सैलरी, मेरा सैलरी 50 है, तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ये भी नील हो जाएगा सर, टैक्सेबल ही नहीं। सर मान के चलो मेरी सैलरी कितना है, टोटल साल भर की सैलरी 40,000, तो मेरे को बताओ मेरे को डिडक्शन कितने का मिलेगा, कितना, 50 का मिलेगा, और -10 लिख दो इधर। सर मतलब ये तो उल्टा, टैक्सेबल की जगह रिफंडेबल है, मेरा उल्टा हो रहा है, हो सकता है क्या। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आता है, बट इधर नहीं आता है, याद रखना। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम्हारा सैलरी अगर 40,000 है पूरा साल भर का, तो तुमको 40 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मतलब लिमिट कितने का, 50 का, 50 के ऊपर नहीं मिलेगा, और 50 से जो कम रहेगा वो पूरा अमाउंट मिल जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, 40,000 है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, 40,000, तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा, विच एवर इज लोअर मिलेगा, मतलब 40 का मिल जाएगा। सिंपल है। अगर सर ये 40 नहीं होता, इसके जगह 1 लाख होता सर, तो मैं कितने का डिडक्शन लेता सर, विच एवर इज लोअर, 1 लाख और 50 में जो कम है, मतलब ये 1 लाख है समझो, तो कितना मिलता सर डिडक्शन, तो मेरे को मिलता 50,000। सिंपल, समझा, क्लियर है। अमाउंट जो सैलरी का बचा है वो, और 50,000 विच एवर इज लोअर, क्लियर है सर। आई होप समझ गए होगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, चलो। सर ये फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की। सर यहाँ पर लिख देता हूँ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखता हूँ मैं 16(2), जिसको हमने क्या दिया नाम, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस कौन दे रहा है सर, अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है सामने वाले को। मेडिकल अलाउंसेस, राइट है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब एम्प्लॉयर अपना खर्चा मतलब वो खुद प्रोवाइड कर देता है। उनको जाके बोलना सर मैं दूर से आ रहा हूँ बहुत, मैं मुंबई से आता हूँ, मैं यहाँ से आता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, हाँ ठीक है मैं तेरे को ट्रैवलिंग अलाउंसेस देता हूँ, ठीक है मैं तेरे को एंटरटेनमेंट अलाउंस देता हूँ, मैं तेरे को मेडिकल अलाउंस देता हूँ, मैं तेरे को ये अलाउंस वो अलाउंस, बहुत सारे अलाउंसेस है, आगे जाके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा ही एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉयर जो है, जो बॉस है, वो क्या करता है, अपने को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी देता है। वो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस टैक्सेबल है या नहीं, या उसका डिडक्शन मिलेगा, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम रिसीव करते, जब भी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस हम रिसीव करते, तो याद रखना क्या होगा, डिडक्शन की बात चल रहा है, बट मैं इधर इनकम है मेरा, याद रखना, ठीक है। देखो अभी कैसा आता है, ठीक है।
सर सबसे पहले तो याद रखना ये जो है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ठीक है, ठीक है सर, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ओनली benefit of deduction only available to गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। सर मतलब क्या है सर, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही डिडक्शन मिलेगा और नॉर्मल जो अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए उनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिंपल है सर, क्या बोल रहा हूँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको क्या है सर, उनको क्या है सर, सिंपल है सर, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डिडक्शन अवेलेबल। सर अवेलेबल है तो सर हाउ मच, कितना अवेलेबल है सर, क्वेश्चन आता है ना माइंड में, कितना अवेलेबल है। देखो मैं ये जो है ना बता दो आपको, ठीक है, उससे पहले हम लोग जगह बना लेते हैं, ठीक है। हाउ मच, कितना अवेलेबल है सर, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन, मतलब सर कितना अवेलेबल है सर, लिस्ट, लिस्ट मतलब कम, तीनों में से जो कम होगा वो, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन। सर फर्स्ट है एक्चुअल अमाउंट, मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ आपको, एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव हुआ। सेकंड मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा। थर्ड 1/5 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। ये तीन जब अमाउंट आएंगे यहाँ पर, और ये जो है, ये जो है ये कितना है सर, ये 5000 का लिमिट है, मतलब 5000 डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। ये तीनों में जो लोअर होगा, जो लोअर होगा वही क्या मिलेगा, डिडक्शन। इनको तो डिडक्शन ही नहीं, इनका तो भूल ही जाओ। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है तो एम्प्लॉई सॉरी जो एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। सर अभी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, छोटा सा टेबल से हम लोग कोशिश करते हैं एनालाइज करने का सिचुएशन को, ठीक है। अब ये है यहाँ पर क्या है, मुझे है ना सैलरी मिला, ठीक है, ये देखो मुझे है ना बेसिक सैलरी है, बेसिक मेरा, बेसिक का डिटेल वो सब हम बात करेंगे, धीरे धीरे हम एक एक चीज़ करेंगे, ठीक है। समझो मेरा 1 लाख है बेसिक सैलरी, ठीक है, उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इनकम है मेरा, है मिला है मुझे, किससे मिला है, मेरे एम्प्लॉयर से मिला है। उसने कितना दिया है सर, 20,000 दिया है, कितना दिया है सर, 20,000। ऐसा करके मेरा टोटल सैलरी कितना हुआ सर, टोटल सैलरी कितना हुआ, टोटल सैलरी हुआ 1,20, कितना हुआ सर, 1,20 हुआ। सर ये टोटल सैलरी 1,20 हुआ। अब मैं क्या करूंगा, डिडक्शंस लूंगा, डिडक्शंस, राइट, डिडक्शन क्लेम करूंगा। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो हम अभी ऊपर पढ़े, राइट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में 50,000 माइनस होता है क्या नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, विचेवर इज लोअर, सैलरी कितना है सर, 1,20 और 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो पूरा मिलेगा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, कोई डाउट नहीं, राइट है। अभी तो देखा था, भूलने गए ना, ये क्या इधर, यही तो था। हाँ सर अभी क्या है सर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट डिडक्शन। सर एंटरटेनमेंट डिडक्शन जब लेता हूं मैं, रुको अच्छे से बना लेते हैं, हाँ सर एंटरटेनमेंट डिडक्शन जब लेता हूं तो मुझे क्या देखना पड़ता है, सबसे पहला ये जो बंदा है एसएससी है वो कौन होना चाहिए सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, तो ही उसको माइनस करने का मौका मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये जो है, ये जो है ये दोनों भी हो सकता है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है, ऐड तो दोनों को करना है,
बट माइनस कौन करेगा? सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता माइनस, उसको टैक्सेबल हो जाएगा, वो टैक्स भर देगा उस पर। तो जब डिडक्शन की बात आई, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशंस देखें, ये कंडीशंस देखें। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहला जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना किया सर? यहाँ पर तो है ना सर 20,000, तो ये 20,000 यहाँ पर आ जाएगा सर। 20,000 मैंने एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया। सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? ये तो दिया हुआ है 5,000, उन्होंने ही दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया है। उन्होंने बोला 5,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा भाई तुमको, ठीक है। और थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड क्या बोल रहा है सर? 1/5 या 20%। 1/5 कितना होता है? 100 अगर लेते हो आप, डिवाइड बाय 1/5 करते हो तो 20% ही होता है, राइट। तो 20% लो या फिर 1/5 लो, दोनों दोनों भी आपके लिए क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी कितना है सर मेरा यहाँ पर? 1,00,000। तो सर 1,00,000 के ऊपर मैं 20% चार्ज करूँ या फिर 1/5 करूँ, दोनों का आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा। तो सर मेरा आंसर कितना है सर? यहाँ पर 20,000 आया। मेरे को ये बताओ, ये तीनों में लोअर कौन सा है सर? ये तीनों में लोअर कौन सा है सर? 5,000। तो तुमको इधर बेनिफिट कितना मिलेगा? सिर्फ 5,000 का ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तुम लोग, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर पाओगे। सर सिंपल है, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की इसको समझाने की अच्छे से, और सिंपल ही है, वैसे हार्ड नहीं वैसे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, जो सब क्लॉज 3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो है एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बात करते हैं। सेक्शन, ठीक है, देखिए 2 मिनट, कलर बदल देता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, सेक्शन 16 का जो सबसेक्शन 3, जो सब क्लॉज 3, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स जब बात करूंगा तो याद रखना 100% इफ पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है। देखो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता क्या है वो पहले देख लो। क्या होता है ना, समझो सीए प्रोफेशन है, ठीक है। तो सीए प्रोफेशन में क्या होता है, हमें जब सीए बन जाते तो इंस्टीट्यूट को हमें क्या करना पड़ता है? कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, समझा? एज एन एम्प्लॉयमेंट टैक्स समझो उसको, ऐसा फीस होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो फीस होता है, ठीक है। जैसा डॉक्टर बन गए तो डॉक्टर का भी अपने जो है कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है, जो उनका हेड है, उनको क्या करना पड़ता है? वो सर्टिफिकेट का फीस पे करते रहना पड़ता है, ताकि वो आपको एज अ मेंबरशिप होता है ना, कोई भी कहीं पर भी आप मेंबर्स होते हैं तो मेंबरशिप फीस होता है, उनका पे करना पड़ता है, राइट। तो वो क्यों करते हैं सर? अगर कल तुम कहीं पर जॉब जाओगे ना, तो जॉब में तुमको कहा जाएगा कि तुम सीए हो, तो आपका मेंबरशिप नंबर पूछा जाएगा, राइट। अब वो मेंबरशिप ही एक्टिव नहीं होगा तो कैसा चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मेंबरशिप एक्टिव रखने के लिए अपने को कुछ अमाउंट पे करते रहना पड़ता है। तो वो जो अमाउंट होता है वो बेसिस पे आपको कैसा जॉब मिल जाता है, प्रॉपर अच्छा वाला जॉब मिल जाता है। तो एक एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हम टैक्स भर रहे हैं, हमारे जॉब, हमको एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए जो हम कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, छोटा मोटा खर्चा कर रहे हैं, राइट है, वो एक एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है। क्या बोला मैंने? वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स होता है। अब वो क्या होता है, नॉर्मली मैं प्रोफेशनल हूँ, राइट है, तो मुझे पे करना चाहिए, राइट। बट ऐसा टाइम पे क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयर भी पे कर डालता है अपने बदले, ठीक है। तो याद रखना, अगर 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 इफ एम्प्लॉयर पेड, मतलब एम्प्लॉयर ने अपने बदले पे किया, पेड एम्प्लॉयमेंट टैक्स, तब ऐसे टाइम पे क्या होता है मालूम? उसको एज एन इनकम कंसिडर करो। क्या करो? इनकम फ्रॉम सैलरी में कंसिडर करो, इनकम कंसिडर करो, मतलब उसको पहले इनकम में ऐड करो, ठीक है।
जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था सर, यहाँ पर हमने क्या किया था, इनकम में एंटरटेनमेंट अलाउंस को ऐड किया, तो सेम यहाँ पर भी क्या करोगे आप, जैसा यहाँ पर मैं लिखता एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर किसने पे किया एम्प्लॉयमेंट टैक्स, अगर मेरे एम्प्लॉयर ने पे किया हो तो यहाँ पर ऐड कर दूंगा मैं। और उसने अपने बिहाफ में पे किया, मतलब मेरा इनकम भरा उसने, अगर मेरे को इनकम होता तो मैं भर देता, राइट, तो उसने मेरे बदले भरे, तो उसको एज एन इनकम फ्रॉम सैलरी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लेस लेस करोगे ना जब एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेस करोगे एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ऐसे टाइम पे क्या करना पड़ता है, जो हमने अपने हाथों से पे किया, मतलब उसने अपने हिसाब से भर दिया होगा, वो ठीक है सर, वहां तक तो चला जाता है, उसने भरा तो अपन ने कुछ नहीं भरा तो मैं क्लेम तो कर ही नहीं सकता। सेकंड, उसने अपने को पैसा दिया एम्प्लॉयमेंट टैक्स का, तो हमने उसको इनकम कंसिडर किया, और हमने क्या किया, उसको आगे जाके पे किया, हमने जाके आगे जाके क्या किया, उसको पे किया, मतलब अपने जेब से जा रहा है अभी, राइट। तो ऐसे टाइम पे जितना मैंने पे किया उतना ही क्या कर सकता हूँ, मैं क्लेम कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो एम्प्लॉय जो है या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, सामने वाले ने समझो 10,000 पे किया है मुझे, तो मैंने उसको इनकम कंसिडर किया, और बट मैंने जो सामने भरते वक्त, मेरे जो भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स भरते वक्त मैंने सिर्फ 8,000 पे किया, तो मुझे कितना का डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 8,000 का मिलेगा, 10,000 का एम्प्लॉयमेंट टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है, सिंपल है, छोटी सी है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जैसा फर्स्ट क्या अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन, सर इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसमें क्या सोचना सर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस क्या सर किसको मिलता है सर, सिर्फ एम्प्लॉय होना चाहिए, वो नॉन गवर्नमेंट वाला होगा, सॉरी गवर्नमेंट वाला होगा तो ही मिलेगा, नॉन गवर्नमेंट वाले को नहीं मिलेगा। नॉन गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों को एज एन इनकम ऐड करो, और माइनस करते वक्त सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूछो कि भाई तू गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं, अगर वो हाँ बोलता है तो ही माइनस करो, अगर नहीं है तो भूल जाओ सर, उसको भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से मैंने कैलकुलेशन भी करके बताया था आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो कितना है सर अमाउंट रिसीव्ड, जो अमाउंट हम ऐड करते हैं वो अमाउंट रिसीव्ड होता है ऊपर, राइट, ये अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद में जो डिडक्शन है 5,000 का, और उसके बाद में 20,000 का, जो 20% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 20% लेके वो, तो विच एवर इज लोअर, लोअर कौन सा है सर, जो आया लोअर वो क्या करो डायरेक्टली नीचे माइनस करो, और लास्ट में है अपना एम्प्लॉयमेंट टैक्स। ऐसा करके सर सेक्शन 16 कवर कर लिया मैंने, सेक्शन 16 कवर कर लिया। ध्यान दो इधर, मैंने सेक्शन मजाक मजाक में अपना सेक्शन 15 हो गया, सेक्शन 16 हो गया। अब सेक्शन 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो सैलरी का बेस है, जिसके वजह से हम पूरा डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, वो क्या चीज़ आता है क्या नहीं आता, वो सब चीज़ यहाँ पर देखने वाले। तो हम लोग ये चीज़ के लिए अगले लेक्चर पे मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा कि हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 10 सेक्शन 17 ये पूरा डिटेल में करते हुए। थोड़ा चैप्टर बड़ा है बट हाँ लॉजिकली पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर के लिए वेट करना, और प्लीज़ तब तक लाइक सब्सक्राइब करते रहना। चलिए, थैंक यू।